हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि प्रॉपरली जो टॉपिक हमारा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर चल रहा था वो था वायरस। और वायरस में ही कुछ वायरस हमने ऐसे देखे जो बैक्टीरियल सेल के ऊपर पैरासाइटिक कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब विषाणु जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने कुछ विषाणुओं के ऐसे प्रकार देखे थे जो जीवाणु कोशिका के ऊपर परजीव के रूप में उपस्थित होते हैं। और ऐसे वायरसेस को या फिर ऐसे विषाणुओं को हम बैक्टीरियोफेज या फिर हिंदी में जीवाणु भोजी के नाम से जानते हैं। अब जीवाणु भोजी का और भी इंट्रोडक्टरी पार्ट काफी हमने पढ़ा था। जैसे जीवाणु भोजी के अगर मैं संगठन की बात करती हूँ, मतलब व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो वहां पर हमने दो चीजें देखी थी कि बैक्टीरियोफेज का जो बॉडी होता है या शरीर जो होता है वो मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो वहां पर हो जाता है प्रोटीन कवरिंग, यानी प्रोटीन का कोट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का आवरण उपस्थित होता है। और प्रोटीन आवरण के अंदर ही न्यूक्लिक एसिड या फिर मैं बोल सकती हूँ डीएनए या आरएनए जो है वो उपस्थित होता है। लेकिन अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल के रूप में जो है डबल स्ट्रैंड डीएनए या द्विसूत्री डीएनए जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। द्विसूत्री डीएनए होगा और वो चारों तरफ से प्रोटीन कोट से कवर्ड रहता है। और प्रोटीन कवरिंग जो होती है या प्रोटीन का आवरण जो होता है उसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं, जिसकी इकाइयां जो है वो कैप्सोमियर कहलाती हैं। इसके बाद में बैक्टीरियोफेज का हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरियोफेज, या फिर हिंदी में कहा जाता है कि जीवाणु भोजी में गुणन जो है वो किस तरीके से होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीप्लिकेशन या गुणन का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज होगा वो मैंने एक सिंपल बात बताई कि भाई वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं ना, इफ दे आर प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग मीडियम। अगर वायरस निर्जीव माध्यम में उपस्थित होते हैं तो वो निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। अगर उन्हें रिप्रोड्यूस करना है, अगर उन्हें मल्टीप्लिकेट करना है, अगर उन्हें अपनी संख्या को बढ़ाना होता है तो फिर उन्हें किसी ना किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करना होता है। यहाँ पर वायरस जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर या वायरस जो है वो जीवाणु कोशिका के अंदर इसलिए ही प्रवेशित हो रहा है ताकि वो जाके वहां पर अपना नंबर जो है वो इंक्रीज कर पाए। अब मल्टीप्लिकेशन मेथड में दो मेथड हम लोग पढ़ते हैं, यानी गुणन प्रावस्था। जीवाणु भोजी के अंदर गुणन प्रावस्था दो प्रकार की होती है। एक को हम लयनकारी या मैं बोल सकती हूँ लयनकारी प्रावस्था कहते हैं, जिसे लाइटिक फेज के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो है वो हमारी लाइसोजेनिक फेज कहलाती है, जिसे हिंदी में हम लयनजनक प्रावस्था के नाम से जानते हैं। अगर मैं लयनकारी प्रावस्था की बात करती हूँ, जिसे इंग्लिश में हम लाइटिक फेज की बात करते हैं, तो दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो लाइसोजेनिक फेज होती है, पहले इसी की बात कर लेते हैं कि जो लाइसोजेनिक फेज होती है इसमें जो फेज है, जो वायरस है वो अपना मल्टीप्लिकेशन तो कर लेगा, यानी वो अपना गुणन तो कर लेगा, लेकिन बैक्टीरियल सेल को कोई हार्म जो है वो नहीं पहुंचाता, जीवाणु कोशिका को कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाता। जबकि अगर इससे पहले वाली फेज की बात करूं, जिसे हमने लाइटिक फेज कहा था या फिर लयजनक प्रावस्था कहा था, उसमें हमने ये देखा था कि वायरस ने अपना मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लिया था, यानी जीवाणु कोशिका के अंदर विषाणु ने नए बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन तो कर लिया था, लेकिन एट लास्ट उसने बैक्टीरियल सेल को डैमेज कर दिया था, यानी जो होस्ट सेल थी, जो जीवाणु कोशिका थी, जो परपोषी कोशिका थी, उसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लाइटिक फेज एंड द लाइसोजेनिक फेज। ये लयनकारी और लयजनक प्रावस्था का मुख्य अंतर होता है कि एक में जीवाणु कोशिका मर जाती है और दूसरे में जीवाणु कोशिका जीवित रहती है। बाकी इसके क्या डिफरेंसेस आएंगे वो अभी हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे लाइसोजेनिक फेज, हेडिंग डालेंगे लाइसोजेनिक फेज, हेडिंग डालेंगे लाइसोजेनिक फेज, लाइसोजेनिक फेज। ठीक है, चलो जो बेसिक फीचर सबसे पहले मैंने बताया है वो ही लिखेंगे। तो इस प्रावस्था में इस प्रावस्था में इस प्रावस्था में जीवाणु भोजी इस प्रावस्था में जीवाणु भोजी गुणन के दौरान या एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन के दौरान जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं करता है, जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं करता है, जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं करता है, नष्ट नहीं करता है। यानी
डिस्ट्रॉय नहीं करता। ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन जो बैक्टीरियोफेज होता है, या मल्टीप्लिकेशन करते टाइम पर जो बैक्टीरियोफेज होता है वो बैक्टीरियल सेल को डैमेज नहीं करता। तो इन दिस फेज फेज PHASE वाला फेज है ना, और एक फेज है जिसको हम वायरस बोल रहे हैं, तो ये फेज है ना, स्टेज वाली बात कर रहे हैं। तो इन दिस फेज bacterial cell is not damaged, bacterial cell is not damaged, bacterial cell is not damaged at the time of multiplication of bacteriophage, at the time of multiplication of bacteriophage। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इस प्रावस्था में भोजी अपने डीएनए को, भोजी मतलब वही बैक्टीरियोफेज, भोजी अपने डीएनए को परपोषी कोशिका और परपोषी कोशिका कौन है? बैक्टीरियल सेल। तो परपोषी कोशिका यानी जीवाणु कोशिका के डीएनए के साथ, जीवाणु कोशिका के डीएनए के साथ संयोजित कर, डीएनए के साथ संयोजित कर उसकी पुनरावृत्ति करवाता है। मतलब केवल डीएनए से डीएनए जुड़ जाएगा, तो संयोजित कर उसकी पुनरावृत्ति, यानी प्रतिकृति भी बोल सकते हैं या पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं। तो प्रतिकृति या पुनरावृत्ति करवाता है, पुनरावृत्ति करवाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इन दिस फेज DNA of bacteriophage, in this phase DNA of bacteriophage get attached to DNA of host cell, ऑब्लिक करके बैक्टीरियल सेल, होस्ट सेल ऑब्लिक करके बैक्टीरियल सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वैज्ञानिक A.L. वॉफ ने इस प्रावस्था को, या इस प्रावस्था को, प्रावस्था ही लिख लेंगे, इस प्रावस्था को निम्न चरणों में विभेदित किया, फॉलोइंग स्टेप्स में डिवाइडेड किया। तो निम्न चरणों में विभेदित किया। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे साइंटिस्ट A.L. Whorf divided lysogenic phase into following steps। पहला स्टेप लिखेंगे अधिशोषण व दमनकारी प्रोटीनों का निर्माण, या दमनकारी प्रोटीन का निर्माण। अधिशोषण व दमनकारी प्रोटीन का निर्माण। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे
इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ, एडजॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ repressor protein, repressor protein, repressor protein। अब एडजॉर्प्शन का मतलब या फिर मैं अधिशोषण के मतलब की बात करूं तो उसका अर्थ तो हमने लाइटिक फेज में बहुत अच्छे से समझा था। अधिशोषण या एडजॉर्प्शन का मतलब केवल आपको ये याद रखना है कि इस फेज में जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है यानी जीवाणु भोजी जो होता है, इट गेट अटैच टू द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, या फिर सिंपल आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरियल सेल के साथ में अटैच हो जाता है, यानी जीवाणु भोजी जो है जीवाणु कोशिका के साथ में संयुक्त हो जाता है। इसी चरण को हम अधिशोषण या इंग्लिश में एडजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है, जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता उपस्थित होती है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब रेजिस्टेंसी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो वो रेजिस्टेंसी प्रेजेंट होने की वजह से बैक्टीरियोफेज को अपने साथ में जुड़ने नहीं देती। तो उस जुड़ाव को बनाने के लिए जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है यानी जीवाणु भोजी होता है, वो जीवाणु भोजी कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण करता है। और ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन जो हैं वो आपके कहलाते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, या फिर जिन्हें हिंदी में हम दमनकारी प्रोटीन के नाम से जानते हैं, है ना। तो दमनकारी प्रोटीन जो है वो बनेंगे, सिंपल होगा ये कि दमनकारी प्रोटीन के अंदर जो दमनकारी प्रोटीन वो प्रोटीन होंगे जो हमारे, मैं बोल सकती हूँ, बैक्टीरियोफेज जो है वो बनाते हैं, है ना, बैक्टीरियोफेज बनाते हैं। चलिए तो लिखेंगे इस चरण में आगे वाली स्लाइड पे लिख रही हूं मैं, लिखेंगे इस चरण में, 1 मिनट वेट करेंगे। तो लिखेंगे इस चरण में जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका की सतह से, जीवाणु कोशिका की सतह से, जीवाणु कोशिका की सतह से चिपक जाते हैं, जीवाणु कोशिका की सतह से चिपक जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी लिख लेंगे, फिर मैं इंग्लिश में दोनों लिखा दूंगी पॉइंट एक साथ ही। तो चिपक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जीवाणु कोशिका की प्रतिरोधक क्षमता के कारण, जीवाणु कोशिका की प्रतिरोधक क्षमता के कारण, जीवाणु कोशिका की प्रतिरोधक क्षमता के कारण कि भाई वो उसको जुड़ने नहीं देता है ना, तो प्रतिरोधक क्षमता के कारण जीवाणु भोजी
दमनकारी प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। दमनकारी प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। तो दमनकारी प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन दिस स्टेप इन दिस स्टेप इन दिस स्टेप इन दिस स्टेप in this step virus get attached to the bacterial cell wall. In this step virus get attached to the bacterial cell wall. Bacterial cell wall. Bacterial cell wall. Next point लिखेंगे due to the resistant nature of due to the resistant nature of due to the resistant nature of bacteria due to the resistant nature of bacteria DNA of bacteriophage DNA of bacteriophage DNA of bacteriophage produces repressor proteins produces repressor proteins repressor protein जिससे वायरस का जिससे वायरस का लयनकारी चक्र वायरस का लयनकारी चक्र यानी लाइटिक साइकिल अवरुद्ध हो जाता है। लाइटिक साइकिल अवरुद्ध हो जाता है। लाइटिक साइकिल अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ड्यू टू विच लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज गेट इनहिबिट। अब इसका मतलब समझ लेंगे। देखो एड्जॉर्प्शन जो है या फिर जो अधिशोषण की जो स्टेप है वो तो दोनों बैक्टीरियोफेज में सेम ही है। यहाँ पर भी बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के साथ में जुड़ गया, वहां पर भी बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरियल सेल के साथ में जुड़ गया था। मतलब दोनों प्रक्रियाओं में अधिशोषण प्रक्रिया देखी गई, चाहे तो वो आपकी लयनकारी प्रावस्था हो चाहे वो आपकी लयजनक प्रावस्था हो, दोनों में अधिशोषण हो रहा है। दोनों में जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरियल सेल के साथ में जुड़ रहा है, यानी जीवाणु भोजी जीवाणु के साथ में जुड़ रहा है। अब वहां पर क्या हुआ था कि जैसे ही अधिशोषण हुआ था तो जो मैं बोल सकती हूँ टेल पार्ट था बैक्टीरियोफेज का, यानी जीवाणु भोजी का जो पुच्छ भाग था, उसने कुछ एंजाइम्स जिसका नाम था लाइसोजाइम, उस एंजाइम का सिक्रेशन किया और एंजाइम का सिक्रेशन करके मैं बोल सकती हूँ वहां पर जो जीवाणु की कोशिका भित्ति थी उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया था। मतलब लाइटिक फेज स्टार्ट कर दी थी, लयन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट होता है, यहाँ पर दोनों आपस में जुड़ तो जाते हैं, यानी बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल सेल जो है वो जुड़ तो गया, लेकिन क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो है वो रेजिस्टेंट नेचर दिखा रही है, प्रतिरोधक क्षमता दिखा रही है, तो उसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो एक रिप्रेसर प्रोटीन बना देता है कि भाई रिप्रेसर प्रोटीन क्या बोलेगा कि लाइटिक फेज तुम तो स्टार्ट मत हो, पूरी बैक्टीरियल सेल को हमें नहीं मारना, केवल हमें हमारे डीएनए को मतलब बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है केवल उसको बैक्टीरियल सेल के साथ में जोड़ना है और उसको रेप्लिकेट करवाना है, यानी उसकी प्रतिकृति तैयार करवानी है, बस इतना सा ही। तो आपको ये याद रखना है कि वहां पर ऐसा कोई भी रिप्रेसर प्रोटीन जो लाइटिक फेज को रोक दे ऐसा कोई प्रोटीन वहां पर नहीं बना था, लेकिन लाइसोजेनिक फेज में सबसे पहला ऐसे प्रोटीन बना दिया गया जिससे ये कंफर्म किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि बैक्टीरियल सेल जो है वो नष्ट ना हो। ये बात जो है वो बैक्टीरियोफेज का डीएनए याद रखता है, ठीक है। तो जिससे वायरस का लयनकारी चक्र जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, ड्यू टू विच लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज गेट इनहिबिट
गेट इनहिबिट। चलिए सेकंड स्टेप लिखेंगे। सेकंड स्टेप लिखेंगे जीवाणु भोजी के डीएनए का समाकलन। जीवाणु भोजी के डीएनए का, जीवाणु भोजी के डीएनए का समाकलन। समाकलन इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है वैसे, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। कुछ नहीं, इसमें दोनों के डीएनए जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। जो जीवाणु कोशिका का डीएनए है यानी बैक्टीरियल सेल का डीएनए है और जो हमारा बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। एक स्पेसिफिक प्लेस से खुलेंगे, दोनों जो है एक निश्चित स्थान से खुल जाएंगे और फिर दोनों जो है वो जुड़ जाएंगे। दोनों के जुड़ने से एक नया डीएनए बनेगा जिसमें बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी होगा और जो हमारा बैक्टीरियल सेल है उसका भी डीएनए होगा। इसी वजह से इसको हम संकर डीएनए भी कहते हैं, हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं। और उसके बाद में ये जो फेज है जिसमें समाकलन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है डीएनए का, इसी को हम प्रोफेज प्रावस्था भी कहते हैं ना। इसको वैसे प्रोफेज हम सेल डिवीजन में पढ़ते हैं पर यहाँ पर भी इसको प्रोफेज के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे इस चरण में जीवाणु भोजी का डीएनए, जीवाणु भोजी तथा, दोनों साथ में लिख लेंगे, तथा जीवाणु कोशिका का डीएनए ऑब्लिक करके गुणसूत्र, डीएनए ऑब्लिक करके गुणसूत्र एक निश्चित स्थान से खुलते हैं। एक निश्चित स्थान से खुलते हैं तथा आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों डीएनए आपस में जुड़ जाएंगे, तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं जिसके फलस्वरूप संकरित डीएनए या संकर डीएनए मतलब हाइब्रिड डीएनए जिसमें दोनों डीएनए होंगे, बैक्टीरियोफेज का भी होगा और बैक्टीरिया सेल का भी होगा। तो संकरित डीएनए या हाइब्रिड डीएनए का निर्माण होता है। हाइब्रिड डीएनए का निर्माण होता है। एक बार इतना लिखेंगे फिर अपन आगे चलेंगे। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इन दिस फेज डीएनए कोमा लगा के, क्रोमोसोम ऑफ बोथ bacteriophage and bacterial cell get open at a specific region and integrated with each other नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे the integrated DNA of bacteriophage and bacterial cell, the integrated DNA of bacterial cell and bacteriophage, the integrated DNA of
इंटीग्रेटेड डीएनए ऑफ bacteriophage and bacterial cell, bacteriophage and bacterial cell, known as circular hybrid DNA, circular hybrid DNA, circular hybrid DNA. सर्कुलर मतलब ये वलयाकार होता है, सर्कुलर मतलब ये वलयाकार होता है, वलयाकार मतलब सर्कुलर होता है ना, सर्कल बनाता है, तो सर्कुलर हाइब्रिड डीएनए, वलयाकार हाइब्रिड डीएनए. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट और लिख लेंगे इसी में, एक पॉइंट और लिखेंगे यहीं पर. इस समाकलित अवस्था, इसे समाकलित अवस्था, इसे समाकलित अवस्था, इसे समाकलित अवस्था प्रोफेज कहा जाता है. समाकलित अवस्था प्रोफेज कहा जाता है, इसे समाकलित अवस्था प्रोफेज कहा जाता है. It is known as integrated प्रोफेज, क्योंकि दोनों का डीएनए आपस में जुड़ गया, तो इट इज नोन एज इंटीग्रेटेड प्रोफेज, इंटीग्रेटेड प्रोफेज. ठीक है, चलो थर्ड स्टेप आएगा लाइसोजनी अवस्था. लाइसोजनी अवस्था इंग्लिश में रहेगा लाइसोजेनिक फेस. इसमें प्रॉपर काम होगा, क्या होने वाला है वो पता चलेगा. तो लिखेंगे इसमें प्रोफेज का बहुगुणन होता है, इसमें प्रोफेज का गुणन होता है, इसमें प्रोफेज का बहुगुणन मल्टीप्लिकेशन, इसमें प्रोफेज का बहुगुणन होता है. मतलब जो ऊपर इंटीग्रेटेड डीएनए बना है वो बार बार बनता चला जाता है ना, तो प्रोफेज का बहुगुणन होता है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोफेज अकर इन दिस स्टेप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोफेज occur in this step. अब मल्टीप्लिकेशन कब होगा? सिंपल सी बात है भाई, मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब बैक्टीरियल सेल अपना डीएनए को डुप्लीकेट करेगी. कहने का मतलब है भाई, प्रोफेज का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डीएनए बार बार बनेगा, यानी समाकलित डीएनए जो है वो बार बार बने. तो समाकलित डीएनए बार बार बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो बैक्टीरियल डीएनए है उसको बार बार रेप्लिकेट करना पड़ेगा. और सिंपल बात है कि बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट तभी होता है जब उसको सेल डिवीजन करना होता है, यानी उसको कोशिका विभाजन करना होता है. तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, which is the most common type of cell division in the bacteria, is the binary fission. द्विविखंडन जिसे कहते हैं, जिसके थ्रू बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बैक्टीरिया बनते हैं. तो उस कंडीशन में मैं बोल सकती हूँ आपका जो बैक्टीरियल डीएनए है वो मल्टीप्लिकेट करेगा, वो रेप्लिकेट करेगा, और उसी के साथ में हमारा जो बैक्टीरियोफेज का इंटीग्रेटेड डीएनए है वो भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा. तो इफ यू वांट टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोफेज, यू हैव टू डू द बाइनरी फिजन इन द बैक्टीरियल सेल. और अगर जीवाणु कोशिका में द्विविखंडन होगा तो बार बार डीएनए, नया डीएनए बनेगा, और नया डीएनए बनेगा तो वो समाकलित डीएनए होगा, है ना. तो यह कार्य जीवाणु कोशिका में, यह कार्य जीवाणु कोशिका में द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, द्विविखंडन या बाइनरी फिजन होने से, द्विविखंडन या बाइनरी फिजन होने से होता है, बाइनरी फिजन होने से होता है, बाइनरी फिजन होने से होता है. दिस फंक्शन अकर्ड
व्हेन दिस फंक्शन, मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना, तो दिस फंक्शन अकर व्हेन, दिस फंक्शन अकर व्हेन when when this function occur when multiplication this function occur when binary fission occur in binary fission occur in binary fission occur in bacteria cell. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण जीवाणु की संतति कोशिकाओं में, मतलब 1 से 2, 2 से 4 सेल बन रही है, तो संतति कोशिकाओं में संतति कोशिकाओं में बैक्टीरियोफेज के डीएनए युक्त बैक्टीरियोफेज के डीएनए युक्त बैक्टीरियोफेज के डीएनए युक्त डीएनए उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित होता है, मतलब बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी होता है, बैक्टीरियल सेल के साथ में होता है, परंतु स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, परंतु स्वतंत्र या इंग्लिश में कहा जाएगा इंडिपेंडेंट जीवाणु भोजी का निर्माण, इंडिपेंडेंट जीवाणु भोजी का निर्माण नहीं होता, जीवाणु भोजी का निर्माण नहीं होता, इंडिपेंडेंट जीवाणु भोजी का निर्माण नहीं होता। मतलब जो बैक्टीरिया सेल बनेगी, जितनी भी बैक्टीरिया सेल बनेगी बाय द बाइनरी फिजन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन, जितनी भी बैक्टीरियल सेल बनेगी उसमें इंट्रीगेटेड डीएनए तो होगा, यानी समाकलित डीएनए तो होगा। समाकलित डीएनए का मतलब क्या है, जिसमें वायरस का डीएनए भी होगा और बैक्टीरिया का डीएनए भी होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई हेड पार्ट बन रहा है, ना ही यहाँ पर कोई नेक पार्ट बन रहा है। पहले शुरू में ही रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, दमनकारी प्रोटीन बन गया, उसने बोल दिया किसको, उसने बैक्टीरियोफेज को बोल दिया कि देखो तुम्हारे डीएनए की तो हम कॉपी करवा देंगे, तुम्हारे डीएनए को तो हम कॉपी करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो तुम प्रोटीन सिंथेसिस करना चाहते हो बैक्टीरिया सेल के अंदर, जीवाणु कोशिका के अंदर, जो तुम प्रोटीन बनाना चाहते हो अपना हेड पार्ट, नेक पार्ट और टेल पार्ट बनाने के लिए, वो हम नहीं बनने देंगे, है ना। तो वही रिप्रेसर प्रोटीन था। तो वो काम ये हो रहा है कि भाई लास्ट में हमारा बैक्टीरियोफेज का डीएनए तो मल्टीप्लिकेट हो रहा है, डीएनए का तो मैं बोल सकती हूँ गुणन हो रहा है। हर बैक्टीरिया सेल, जितनी भी प्रोजेनी बैक्टीरियल सेल बनेगी, सब में इंट्रीगेटेड डीएनए प्रेजेंट होगा। इंट्रीगेटेड डीएनए मतलब बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया दोनों का डीएनए प्रेजेंट होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार लगा के लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे। ड्यू टू विच each progeny cell of due to which each progeny cell of bacteria have integrated DNA ब्रैकेट में लिख लेंगे बैक्टीरियोफेज डीएनए एंड बैक्टीरिया डीएनए, बैक्टीरियोफेज डीएनए एंड बैक्टीरिया डीएनए, बैक्टीरियोफेज डीएनए एंड बैक्टीरिया डीएनए। ठीक है, बट there is no formation of independent bacteriophage. Independent bacteriophage नहीं बनेंगे। चलो अब
लास्ट देख लेते हैं, लाइटिक प्रावस्था। चौथा हो जाएगा लाइटिक प्रावस्था। ये सब में नहीं मिलेगी, कुछ कुछ बैक्टीरियोफेज ही दिखाते हैं, सब नहीं दिखाएंगे। तो लिखेंगे लाइटिक प्रावस्था, लाइटिक प्रावस्था। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी लिखेंगे लाइटिक फेज, लाइटिक फेज लिखेंगे। इस चरण में, इस चरण में, इस चरण में बहुत सारी जो बैक्टीरियल सेल होती हैं, या बहुत सारी मैं बोल सकती हूँ जो जीवाणु भोजी कोशिकाएं होती हैं, जीवाणु भोजी कोशिका, या मैं बोल सकती हूँ बैक्टीरिया सेल जो होती है, उनमें दमनकारी जो प्रोटीन है यानी रिप्रेसर जो प्रोटीन है, उसका फॉर्मेशन जो है वो इनहिबिट हो जाता है यानी रुक जाता है। तो इस चरण में कई जीवाणु कोशिकाओं में, कई जीवाणु कोशिकाओं में, कई जीवाणु कोशिकाओं में दमनकारी प्रोटीन, कई जीवाणु कोशिकाओं में दमनकारी प्रोटीन, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो जाता है मतलब रुक जाता है। अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इन दिस फेज, in this phase in this phase formation of repressor protein, in this phase formation of repressor protein, formation of repressor protein, formation of repressor protein get inhibit in, get inhibit in, get inhibit in, get inhibit in numerous bacteria cell। रिप्रेसर प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। अब रिप्रेसर प्रोटीन बनना बंद होगा तो कुछ ना कुछ और काम होगा, है ना। तो रिप्रेसर प्रोटीन बनना बंद हो जाता है तो इनहिबिशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन या रिप्रेसर फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन गेट इनहिबिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जिसके पश्चात एक एंजाइम का नाम है वो याद रखना है, जिसके पश्चात, जिसके पश्चात एक्सोसियोनेस, एक्सोसियोनेस एंजाइम की, एक्सोसियोनेस एंजाइम, इंग्लिश में भी लिख देती हूं मैं यहां पर पहले, एक्सोसियोनेस एंजाइम, एक्सोसियोनेस एंजाइम की सक्रियता से, एक्सोसियोनेस एंजाइम की सक्रियता से, सक्रियता से बैक्टीरियोफेज का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया सेल के डीएनए से अलग हो जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए जीवाणु कोशिका, मतलब जो समाकलित डीएनए बना था वो टूट जाएगा, है ना। तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए जीवाणु कोशिका के डीएनए से, जीवाणु कोशिका के डीएनए से पृथक हो जाता है, पृथक हो जाता है, पृथक हो जाता है तथा पृथक हो जाता है
तथा स्वतंत्र टेम्पलेट के रूप में। स्वतंत्र टेम्पलेट वो होता है जिसको देखकर नया डीएनए बनेगा, तो स्वतंत्र टेम्पलेट के रूप में, स्वतंत्र टेम्पलेट के रूप में व्यवहार करता है, स्वतंत्र टेम्पलेट के रूप में व्यवहार करता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एक्सोसियोनेज एंजाइम, integrated DNA gets separated from bacterial DNA। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जिससे वायरस के या विषाणु के असंख्य डीएनए खंड या असंख्य डीएनए अणुओं का निर्माण होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे आफ्टर दिस separated bacteriophage DNA separated bacteriophage DNA act as template and form numerous DNA molecule नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके साथ ही जीवाणु भोजी के प्रोटीनों का संश्लेषण भी होता है। जीवाणु भोजी के प्रोटीनों का संश्लेषण भी होता है जिससे उसके संरचनात्मक घटक जैसे सिर भाग, ग्रीवा भाग, पुच्छ भाग निर्मित होते हैं। अब प्रोटीन भी बन जाएंगे सारे, जिससे बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बन जाएंगे। हेड पार्ट बनेगा, नेक पार्ट बनेगा, टेल पार्ट बनेगा। बाद की प्रोसेस सेम रहेगी क्योंकि लाइटिक फेज है, तो फिर हेड पार्ट में डीएनए की असेंबली हो जाएगी, यानी जो डीएनए बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा, वो सिर भाग में जाकर समाकलित हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा। प्रॉपर इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल को फाड़ देंगे और बाहर जो है वो निकल जाएंगे, है ना। तो लिखेंगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट, beside this proteins of virus
proteins of virus also get protein of virus also get also get also get synthesized also get synthesized also get synthesized and and also get synthesized it form and it form structural components of and it form structural components of bacteriophage structural components of bacteriophage structural components of bacteriophage ठीक है, डैश करके हेड पार्ट, नेक पार्ट एंड टेल पार्ट, हेड पार्ट, टेल पार्ट एंड नेक पार्ट लिखेंगे। सिर भाग में सिर भाग में सिर भाग में जीवाणु भोजी के डीएनए का सिर भाग में जीवाणु भोजी के डीएनए का समाकलन हो जाता है समाकलन हो जाता है समाकलन हो जाता है जिसके पश्चात जिसके पश्चात जिसके पश्चात ग्रीवा व पुच्छ भाग जिसके पश्चात ग्रीवा व पुच्छ भाग भी जुड़ जाते हैं ग्रीवा व पुच्छ भाग भी जुड़ जाते हैं जुड़ जाते हैं तथा इस प्रकार तथा इस प्रकार स्वतंत्र जीवाणु भोजी इस प्रकार स्वतंत्र जीवाणु भोजी स्वतंत्र जीवाणु भोजी का निर्माण होता है निर्माण होता है जो 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 जीवाणु की कोशिका भित्ति को फाड़ जीवाणु की कोशिका भित्ति का लयन करके जो जीवाणु की कोशिका भित्ति का लाइटिक फेज है तो लाइसिस तो करना पड़ेगा है ना, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति का लयन करके मुक्त हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं और यहीं पर हमारा ये लाइसोजेनिक और लाइटिक फेज होता है पूरा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हेड पार्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हेड पार्ट। हिंदी वाले बच्चे अगर रह गया तो नोट कर लेंगे, है ना। तो लिखेंगे हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हेड पार्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हेड पार्ट न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरियोफेज nucleic acid of bacteriophage nucleic acid of bacteriophage get integrated inside it मतलब हेड पार्ट बनेगा उसके बाद में उसमें डीएनए आ जाएगा तो get integrated inside it ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे after this assembling neck part and tail part of after this assembling neck part and tail part of bacteriophage
neck part and tail part of bacteriophage also get also get also get assembled also get assembled and give rise to the formation of and give rise to the formation of independent independent give rise to the formation of independent bacteriophage particles 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 ठीक है, ये जो पहली लाइन लिखी है हमने वो होती है पूरी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसी में, सेकंड पॉइंट लिखेंगे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर बैक्टीरियोफेज after the formation of mature bacteriophage after the formation of mature bacteriophage it do the lysis of cell wall of bacteria and get free from it उससे क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, है ना, बैक्टीरियल सेल से मुक्त हो जाते हैं। तो वैसे लाइसोजेनिक फेज में तो यानी जो लयजनक प्रावस्था थी उसमें तो आपको यही देखना है कि इंट्रीग्रेटेड डीएनए बनता है, समाक्लित डीएनए का निर्माण होता है। लेकिन अगर कुछ लाइसोजेनिक तक तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एक जो लाइटिक फेज है उसको हमने यहाँ क्यों लिखा है वो भी आपको समझना है। भाई लाइटिक फेज केवल उन, मैं बोल सकती हूँ बैक्टीरियल सेल में मिलेगी या उन बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलेगी जिनमें रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक गया है। मैंने पीछे ही आपको बताया था, इधर ध्यान दे लेंगे सारे स्टूडेंट, मैंने लिखाया था कि भाई कुछ बैक्टीरियल सेल ऐसी होती है जिनके अंदर आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन है या दमनकारी प्रोटीन का जो निर्माण है वो रुक जाता है। जब वो रुकेगा तभी वहां पर आगे लाइटिक फेज देखने को मिलेगी। मतलब जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक गया तो जो हमारे बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन्स है वो बनना चालू हो जाएंगे, जीवाणु भोजी के जो प्रोटीन्स है वो बनना चालू हो जाएंगे, और फिर वो बनेंगे तो हेड पार्ट भी बनेगा, नेक पार्ट भी बनेगा, टेल पार्ट भी बनेगा, प्रॉपर बैक्टीरियोफेज बनेगा, मैच्योर बैक्टीरियोफेज। और फिर वो बैक्टीरियल सेल का लाइसिस, बैक्टीरियल सेल वॉल का लाइसिस करेंगे, यानी जीवाणु कोशिका भित्ति को तोड़ेंगे और फिर शरीर से बाहर निकलेंगे। पर ये फेज जो है वो हर बैक्टीरिया के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। ये फेज क्यों नहीं मिल रही है हर बैक्टीरिया के अंदर देखने को? क्योंकि सब में रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है। जिनमें रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन रुकेगा, जिनमें दमनकारी प्रोटीन का निर्माण रुकेगा, केवल उन्हीं में लाइटिक फेज देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि मैम लाइसोजेनिक आप फेज पढ़ा रहे थे, टॉपिक हमारा लयजनक प्रावस्था था, तो उसमें ये लाइटिक फेज दोबारा से कैसे आ गई, है ना। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये वाली फेज सब में नहीं मिलेगी, ये फेज केवल उनमें मिलेगी जिनमें रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन इनहिबिट हो चुका है, यानी दमनकारी प्रोटीन का निर्माण रुक गया है। अगर दमनकारी प्रोटीन रुकेंगे तो बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसी के साथ में आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी का जो गुणन है वो होता है पूरा। दो फेजेस हमने पढ़ ली, एक को लाइटिक फेज कहा जाता है, एक को लाइसोजेनिक फेज कहा जाता है। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि लाइटिक फेज में तो बैक्टीरियल सेल फटेगी ही फटेगी, नष्ट होगी, डिस्ट्रॉय होगी, डीजनरेट होगी, तभी बैक्टीरियोफेज बाहर आएंगे। लेकिन लाइसोजेनिक फेज में ऐसा नहीं होता। लाइसोजेनिक फेज में जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वो अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ में जोड़ देता है, जिसके जुड़ने से समाक्लित डीएनए या फिर इंटीग्रेटेड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। जब नॉर्मल बैक्टीरियल सेल
बाइनरी फ्यूजन करने के लिए अपने डीएनए का डुप्लीकेशन करती है, यानी जब सामान्य जीवाणु कोशिका द्विविखंडन करने के लिए अपने डीएनए का मल्टीप्लिकेशन करती है, यानी गुणन करती है, क्योंकि उसको द्विविखंडन करना है, नई कोशिका बनानी है, तो नई कोशिका को डीएनए देना होगा। तो जब वो नया डीएनए बनाती है तो उसी डीएनए के साथ साथ हमारा बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी रेप्लिकेट होता चला जाता है या द्विगुणित होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन वहां पर रुकेगा तो फिर लाइटिक फेज आएगी, जिससे बैक्टीरियल सेल बस्ट होगी, फटेगी और हमारे इंडिपेंडेंट बैक्टीरियोफेज जो है वो फ्री हो जाएंगे उससे। तो यहीं पर हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज होता है पूरा। अब इसी में कुछ टॉपिक हमें और पढ़ने हैं, जैसे एक पढ़ते हैं हम विरियोइड किसे कहते हैं, एक पढ़ते हैं जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रॉन्शक या फिर इंग्लिश में कहा जाता है प्रायोन। ये कुछ सब टॉपिक्स हैं आपके वायरस वाले टॉपिक के, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।